बाबू, हाउ टू क्रैक बीसीसीएल। जो बीसीसीएल का कुछ ही दिन में, जस्ट 8-10 दिन में एग्जाम होने वाला, तो बहुत मेरे चैनल में तो मोर देन 870 वीडियोस है। उतना वीडियोस को तो आप नहीं एक समय में देख पाइएगा, डिफरेंट प्लेलिस्ट में। कुछ हम आपको, जो जिन्होंने बहुत नहीं देखा, उनके लिए कम टाइम में अधिक से अधिक चीजों को कैसे एक साथ लिया जाए, उसके लिए हम कुछ आपको गुरु मंत्र दे रहे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और कुछ इधर का चीज है जो हम व्हाट्सएप में भेजे थे, कुछ क्वेश्चन, तो उसको पता नहीं क्या समझ लिया बच्चा लोग, उसको भी डिस्कस करेंगे ये बताने के बाद। देखिए, मेरे चैनल में CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में मोटा मोटी ये सब चीज है, ठीक है। उसके अलावा ये 2-3 प्लेलिस्ट अलग भी है। ये जो 1 से लेके 7 तक का जितना लिखा है, ये सब CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। महाधमाका है 10, ये महाधमाका 10 आप देख लीजिए, 1 से लेके 10 तक। 10 मतलब ब्रैकेट में लिखा हुआ था, 1 से लेके 10 पार्ट है। इनमें कम से कम आपको 10 महाधमाका में 500 MCQ मिल जाएगा। सिर्फ MCQ नहीं, उनको विद एक्सप्लेनेशन है। MCQ तो ऐसे ही रहता है, समझाया हुआ है। उसके बाद 100% इंपॉर्टेंट बार ACCL करके अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था, उसके लिए 28 पार्ट्स निकाले थे। इसको भी एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज के लिए बहुत काम आएगा, ठीक। स्पेशल MCQ पर MSCL करके है 20 पार्ट्स, इनको भी देख लीजिएगा, बहुत मददगार रहेगा आपका। बेलेसर मॉडल क्वेश्चन पेपर, QP लिखा क्वेश्चन पेपर, 14 गो पार्ट है, जिसमें 1-2 पार्ट इसके नॉन टेक्निकल वाले भी होंगे, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा। और CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में पार्ट 28 से लेकर पार्ट 32 तक नॉन टेक्निकल का कुछ पोर्शन है, उसको भी देख सकते हैं आप। बेलेसर सुपर धमाका 5 ही है, बड़े बड़े 5 गो सुपर धमाका है, उनको पक्का देख लीजिएगा, बड़ा मदद करेगा, ठीक है। ये सबको मिला दे, महाधमाका 10, 100% इंपॉर्टेंट बाय ACCL 28, स्पेशल MCQ 20, बेलेसर मॉडल क्वेश्चन पेपर 14, बेलेसर सुपर धमाका 5, ये 77 पार्ट्स है, 77 वीडियोस है। ये 77 वीडियोस को यदि आप देखते हैं तो 50 से 55 नंबर कहीं नहीं गया। इतना ही कोई बच्चा देखता है तो कोई भी एग्जाम आएगा, ACCL, BCCL, CCL, GCL, जो CL लगाना है ना, उतना सब CL लगा देना कोल इंडिया के, ठीक है। आपको पक्का मदद करेगा। कॉन्सेप्चुअल MCQ है 3 पार्ट में, ठीक है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। ये भी CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में। इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन वंस इन एवरी 7 डेज एंड वंस इन एवरी 30 डेज करके भी 3 पार्ट है, ठीक है। 7 डेज वाला 2 पार्ट है, 30 डेज वाला 1 ही पार्ट निकाल पाए थे, इनको भी देखेगा। ये 3 पार्ट देखने से 1 से 2 क्वेश्चन आपको कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पक्का मिलेगा। परमिशन फ्रॉम रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, परमिशन फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, परमिशन फ्रॉम रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, दोनों वाला भी ऐसे करके 5 गो है, उनको भी आप CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट अवश्य देख लीजिए। CMR प्लेलिस्ट को पूरा देखिएगा, सीक्वेंस में नहीं है लेकिन पूरा है, रेगुलेशन 2 से लेके आखिरी तक का CMR प्लेलिस्ट। SMP का सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का प्लेलिस्ट है, इसको भी आप देखिएगा। और जो स्पेशल MCQ पर ACCL बताए, इसमें भी कहीं पर SMP को भी बताए हैं, 123 स्कैम को बताए हैं, 104 को भी शॉर्ट में बताया होगा, ठीक है। वाइंडिंग इन शाफ्ट का प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिएगा। माइंड प्लान एंड सर्वेयर, वो वाला प्लेलिस्ट भी देख लीजिएगा। यदि इतना कोई बच्चा देख लेता है तो आपको बहुत कुछ मदद हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ये सब तो कि CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट को तो आप देख ही लीजिएगा, 290 वीडियोस के आसपास है शायद, ठीक है। ये एक ओम सलाह के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है, ये फिजिक्स का चीज है। ओम सलाह ने क्या बोला था? ओम सलाह ने बोला था कि कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रख दिया जाए। अरे कंडक्टर क्या बोलते हैं बाबू, देखा है? अरे घर में जो तार रहता है वायर के अंदर देखिएगा ऊपर से प्लास्टिक कोटेड रहता है, वो नॉन कंडक्टिव मटेरियल है, मतलब बेल्ट कंडक्टर है। और ओकरा अंदर से देखिएगा कॉपर का वायर रहता है या तो एल्युमिनियम का रहता है, ठीक, वो कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर है,
जो ओवरहेड लाइन में भी आप कंडक्टर देखेंगे, जिसके अंदर से बिजली प्रवाहित होती है वो कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर का फिजिकल कंडीशन क्या होता है? उसका डायमीटर चेंज नहीं कर रहा है, उसका लंबाई चेंज नहीं कर रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, फिजिकल कंडीशन है। क्योंकि रेजिस्टेंस ये 3 बातों पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस 3 बातों पर निर्भर करता है। यदि उसका मोटाई बढ़ा दे, डायमीटर को कम या ज्यादा कर दे तो रेजिस्टेंस, मोटाई बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मोटाई कम कर दे मतलब डायमीटर कम कर दे कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कम हो जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देखा है कभी? घर में गर्मी के दिन में पंखा चलाना, फैन, तो क्या होगा? स्टार्टिंग में खूब घूमता है, लेकिन 2-3 घंटे के बाद क्या होता है? थोड़ा स्लो हो जाता है। बोलता चलू कि नहीं चलू, घूमू कि नहीं घूमू। कहे जो आपका उसके अंदर वाइंडिंग लगा हुआ है, वाइंडिंग का क्या? तार करना है जी, तार मतलब कंडक्टर। वो वाइंडिंग जो है पंखा के अंदर वो चल चल के क्या हो गया? गर्म हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से उसको क्या? वोल्टेज कम मिल रहा है। ठीक है, वोल्टेज क्या है? गाँठी भाषा में बताते बेटा, इलेक्ट्रिकल भाषा में छोड़ी। वोल्टेज आप लोग हिंदी पढ़ते हैं विभवांतर, वो अंग्रेजी पढ़ते हैं वोल्टेज, और बुझाए वो नहीं करता। कुछ नहीं, मैकेनिकल में क्या करते? कुछ चीज को हम धक्का मारते, पुश करते, प्रेशर लगाते। वैसे ही जो तार के अंदर से मतलब कंडक्टर के अंदर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं करंट, मतलब करंट बह रहा है। वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जितना धक्का जोर से दीजिएगा वो उसके अंदर से ज्यादा तेजी से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वही आपका वोल्टेज है। तो कभी भी 2 पॉइंट, मान लो ये मेरा तार है, ये लकड़ी है, तार समझ लीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कभी भी इलेक्ट्रिकल प्रेशर अलग अलग है। इसी को बोलते विभवांतर। यहाँ का जो प्रेशर और यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यहाँ ज्यादा रहेगा तब नहीं, ज्यादा से कम की तरफ क्या करेगा? उसको ठेलेगा। किसको? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ठेल देगा, आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो ये ओम बाबा ने क्या बोला ओम सला में? कुछ याद नहीं करना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोला। क्या बोला? यदि कहीं कोई पूछ ले तो इतना भर दिमाग में रखना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब वोल्टेज जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब समानुपाती रहेगा। मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। क्यों बोला? जितना धक्का से दीजिएगा तो करंट बढ़ जाएगा। जितना इलेक्ट्रिकल प्रेशर आपका बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा बोल रहा। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन कब बोला? जब फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट देन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दिस इज द ओम्स लॉ। ठीक है, इसमें इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेते हैं, V इज इक्वल टू RI। तो वोल्टेज जो होगा किसके में होगा? करंट और आपका जो रेजिस्टेंस है उसके मल्टीप्लिकेशन। मान लो हमको रेजिस्टेंस निकाल, तो R को यही रन दिया, V को यही रन दिया, ये इंटू वाला डिवाइड में चलेगा। R इज इक्वल टू V बाय I हो गया। ठीक है, यदि I निकालना है तो I इज इक्वल टू क्या जाएगा? V बाय R हो जाएगा। इंटू वाला जो है इस डिवाइड में चलेगा। ये 3 वो फार्मूला है। अब हम एक पूछे थे कोई कॉन्सेप्चुअल MCQ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किसी में होगा, हम व्हाट्सएप में वो वीडियो भेजा, क्वेश्चन भेजा, वहां पर जो हम वीडियो में बताए थे कि 45 मीटर लंबा एक शॉर्ट वायरिंग केबल है, उसका रेजिस्टेंस 7 ओम है, उसके और डिटोनेटर के फ्यूज हेड को जलाने के लिए आधा एम्पियर करंट लगता है, तो वोल्टेज बताइए, मतलब V इज इक्वल टू RI निकालना था। समझा? रेजिस्टेंस दिया था, रेजिस्टेंस कितना बोला था, वोल्टेज निकालना था, रेजिस्टेंस कितना दिया था 7 ओम इंटू I कितना बोला था, आधा एम्पियर, आधा मतलब 0.5, तो 7 का आधा करंट कितना हो जाएगा? वोल्टेज 3.5 वोल्ट हमको वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अब हम जो पूछे ऐसा नहीं पूछे थे, ये मैं पढ़ाया था वहां, लेकिन ये सब भी बताया था। हम अभी क्या किए व्हाट्सएप में, हमने बोल दिया कि रेजिस्टेंस जो कितना है, वोल्टेज कितना है
और करंट फ्यूज हेड को जलाने के लिए कितना करंट चाहिए। ठीक है, हमने बोल दिया कि रेजिस्टेंस 8 है, कितना रेजिस्टेंस 8 ओम, OHM ओम, इसको ऐसा सिंबल बताते हैं 8 ओम। ठीक है, और वोल्टेज बोल दिया 4 वोल्ट है। ठीक है, आई निकल तो आई यहां से निकल जाता, कैसे निकलता, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना है 4 डिवाइडेड बाय 8, तो कितना करंट आ जाएगा बेटा, करंट को एम्पियर बोलते हैं 0.5। अब यहां पे भी था वैसे, तो वैसे जरूरी नहीं है, वैल्यू चेंज होगा तो यह लगाएगा, लेकिन 0.5 क्या आ गया आपका एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, और बच्चा लोग पता नहीं का निकाल रहा था, कहीं निकाल रहा था कि अरे ये वाला ना फार्मूला, बेसिक फार्मूला उसी में रखना था। अब कभी आपको रेजिस्टेंस पूछेगा तो आर इक्वल टू वी बाय आई कर देना, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। सर्किट केबल का रेजिस्टेंस बताओ बोलेगा, यही वाला प्रॉब्लम को ले लो आप, ये वाला 7 ओम बोला, आधा एम्पियर करंट बोला, वोल्टेज कितना है आपका आंसर में 3.5 वोल्ट। यदि तुम आपको आर निकालना है तो आर आपका इसको छुपा दिया अभी। ठीक है, ये वाला ले रहे, तो V कितना है 3.5 डिवाइडेड बाय आई कितना है 0.5। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7 ओम। आया कि नहीं, कोई दिक्कत है? तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोग 9th-10th में पढ़ते थे। हमारे भी एक सर थे रिस्पेक्टेड यादव सर, HL यादव सर, वो हमको बड़े प्यार से ये सब चीजें पढ़ाते थे। WI के ऊपर हम एक व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजे, उसको भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिटर्न द रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि वो रटल वाले थे। अरे WI के बारे में कैलकुलेशन बताए थे, हम कहां बताए थे, बेले सर मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉरेंशियल पार्ट 9 में, उसको ध्यान से देखा नहीं, कहीं कहीं से MCQ के बुक से रट लिया, वैसे से कभी काम नहीं चलेगा। हम WI के बारे में बहुत कुछ वहां बताएंगे, तो चलें अभी सुन लीजिए, और जो बच्चा लोग गलती किया था WI के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे। क्या बोला था, क्या बोलता है रूल 29 क्यू में ना WI है जी, वर्कमैन इंस्पेक्टर क्या बोलता है, फॉर एवरी माइन वेयर इन 500 or more persons are ordinarily employed, the owner, agent or manager shall designate 3 qualified employees of the mine in consultation with the largest trade union, 1 for mining, 1 for mechanical, 1 for electrical, for inspection of the mine on behalf of the workers of the mine। ऐसा बताए होंगे, कैलकुलेशन आगे करते जाए, बच्चा लोग गलती किया तो आगे कर चीजें, अभी पहले इतना सुन लीजिए। क्या लोग हर ऐसी माइन जिसमें 500 या उससे अधिक व्यक्ति ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, वहां पर ओनर, एजेंट या मैनेजर 3 क्वालिफाइड माइन के एम्प्लॉइज को एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, मतलब WI वर्कमैन इंस्पेक्टर नियुक्त करेंगे। किसकी मदद से करेंगे? जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है उससे सलाह मशुरा करके, और एक होगा माइनिंग के लिए, एक होगा मैकेनिकल के लिए, एक होगा इलेक्ट्रिकल के लिए। और वो क्या करेंगे कि वर्कर के तरफ से माइन का इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, और वो इंस्पेक्शन करके जो डिफिशियंसीज है उसको पॉइंट आउट करेंगे, वो मैनेजर साहब को बताएंगे। मैनेजर कौन में रिपोर्ट लिखते हैं? फार्म यू में लिखते हैं ना WI साहब, आप ही लोग बताए थे, हमको तो पता नहीं था। WI जो है फार्म यू में रिपोर्ट लिखते हैं। उस फार्म यू में मैनेजर साहब को विद इन 15 डेज लिखना होता है कि जो पॉइंट या जो डिफिशियंसीज पॉइंट आउट किया गया है WI साहब के तरफ से, उस पर मैंने क्या एक्शन लिया, मतलब मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया। ठीक है, और विद किस डेट को लिया, ये ऐसा लिखते हुए सिग्नेचर करना पड़ता है। हम भी 2 साल मैनेजर थे बेटा, हम लिखते थे, इसलिए याद है। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसके आगे भी है कि यदि माइन का ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन 1500 से अधिक हो जाए तो क्या करना है, बाकी डिसिप्लिन के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन में। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बोल रहा हूं क्या? नहीं तो काले सोचता है फिर क्या बोल रहा हूं, सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन में 1500 से अधिक हो जाने पर हर 1000 व्यक्ति या उसके किसी भाग के लिए मतलब चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो,
मतलब 1000 तक, वो उसका 1000 का भाग हुआ। तो 1000 या उसके किसी भाग के लिए एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन में दिया जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ बेटा, 1500 तक कितने WI रहेंगे? 3। कौन कौन रहेंगे? माइनिंग का एक, मैकेनिकल का एक, इलेक्ट्रिकल का एक रहेगा, 3 हुआ। लेकिन मान लो 2500 हो गया मेरा मैन पावर, 1500 में 1000 जोड़ कितना हो गया? 2500 हो गया। तो ये 3 तो रहेंगे, प्लस कौन जुड़ जाएगा? एक माइनिंग का जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर 3500 यदि हो गए तो 3 + 1 4 तो था, प्लस एक और माइनिंग का जो है, क्योंकि हर 1000 या उसके किसी भाग के लिए एक, तो यहां हो गए थे 4, अब यहां हो गए 5। मान लो मेरा 4500 हो गया मेन पावर, तो 5 + 1 माइनिंग का जुड़ेगा, कितना हो गया? 6। इस टाइप का मैं क्या पूछा था 3333 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन से एक बड़े अंडरग्राउंड माइंस में। बताइए माइनिंग के कितने? मैं टोटल पूछा था क्या? टोटल WI पूछा, टोटल WI तो 5 आएगा। अब मैं पहले ही ऑप्शन दिया था 5, अब चलो एक ही लिख रहा था, क्योंकि 3500 या उसके अंदर तक का जितने में आएगा 5 में आएगा, ठीक है। तो बस ये रट लिया था, इसको लिख रहे थे आंसर। ये पूछा था, मैं पूछा था इतना एम्प्लॉयड है 3333 3333 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन साइड बिग अंडरग्राउंड माइन में, तो माइनिंग के कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर होंगे, इतना ना पूछा था मैं। तो यहां पे ये 3 में कितना था? एक यहां था, एक यहां था और एक यहां था, तो 1 1 2 और 1 3, मतलब कितने माइनिंग के रहेंगे WI? इस पर्टिकुलर फिगर के 3 WI रहेंगे माइनिंग के, मतलब माइनिंग, ठीक। तो बच्चा लोग लिख रहा था ये एक रहा 5 पूछा था, टोटल WI पूछा था क्या? हम उसमें लिख दिए थे साफ साफ, हाउ मेनी वर्कमैन इंस्पेक्टर ब्रैकेट मिल गया था माइनिंग रिक्वायर्ड एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इफ द ऑर्डिनरी पर्संस आर 3333 इन अ बिग अंडरग्राउंड माइन। ऑप्शन दे दिया 5 4 3 नन, ऐसा दे दिया होगा। तो आंसर क्या था? 3 WI माइनिंग के रहेंगे, ठीक है। टोटल नहीं पूछा था, यदि ऐसा पूछता कि टोटल कितने WI रहेंगे तब होता 5, ठीक है। तो टोटल पूछा था, तो क्वेश्चन को भी समझा करो, चीजों को अच्छे से समझ लिया करो। ये प्रिंसिपल ऑफिशियल को कम से कम हम नहीं तो भी 10 वीडियो में पक्का समझाए हैं, उसके बावजूद बच्चा लोग गलत लिखता है। अब काहे गलत लिखता, ये हमको नहीं बुझाया, हमको नहीं समझा। प्रिंसिपल ऑफिशियल पीओ लिख दो शॉर्ट में। इसके प्रिंसिपल ऑफिशियल के डेफिनेशन में 3 पार्ट है। कितना पार्ट है? 3 पार्ट। काहे नहीं ध्यान रखते 3 पार्ट को? कितना बात बोला बेटा? 1 2 3, कितने पार्ट है? 3 पार्ट है डेफिनेशन में। आधा अधूरा याद रखिएगा तो ना होगा। क्या बोलता? 3 बात बोलता है इस डेफिनेशन में। प्रिंसिपल ऑफिशियल मीन्स सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल। क्या बोलता है? सीनियर मोस्ट, ये सीनियर समझ लेना, सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल एक बोलता। दूसरा बोलता इन माइनिंग डिसिप्लिन, किसका चाहिए? कोई भी ब्रांच का नहीं। इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन, ऑन ड्यूटी इन द माइन। देखो 3 बात बोला कि माइन का सीनियर मोस्ट ऑफिशियल होगा, वो भी माइनिंग डिसिप्लिन करेगा, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर और बाकी CD PD मार्केटिंग एंड सेल्स, उसका बोल रहा है क्या ना? किसका बोले? इन माइनिंग डिसिप्लिन ऑन ड्यूटी इन द माइन। ये 3 बात यदि कवर होती है तब वो प्रिंसिपल ऑफिशियल का डेफिनेशन कंप्लीट होता है। और हम ये वाले कभी इसको छोड़ दे रहे थे, 2-3 बार में जाओ, कभी इसको छोड़ दे रहे थे, कभी इसको छोड़ दे रहे थे, कभी ये दोनों को मिला के दे रहा था, कभी इसको मिला के दे रहा था, और एक ऑप्शन डी भी दे रहा था नन। तो नन कोई लिख नहीं रहा था, क्योंकि वो बस सीनियर मोस्ट माइन ऑफिसर पढ़ा, ऑन ड्यूटी इन द माइन पढ़ा, या कभी सीनियर मोस्ट माइन ऑफिसर इन माइनिंग डिस्ट्रिक्ट पढ़ा, लिख दिया कि हाँ ये वाला है। अरे 3 बात है, सीनियर मोस्ट माइन ऑफिशियल
इन माइनिंग डिसिप्लिन, दूसरा बात हुआ, तीसरा ऑन ड्यूटी इन द माइनर, वो ड्यूटी पे भी होना चाहिए, तब वो प्रिंसिपल ऑफिशियल हुआ। ठीक, अब कभी गलती मत करना। एनुअल रिटर्न में भी बच्चा लोग बड़ा गड़बड़ किया भाई। हम तो बड़ा सिंपल सब पूछे थे, पता नहीं कहाँ सुन लिया था, कहां से पढ़ लिया था, तो हमको तो नहीं पता चला। मेरा तो वीडियो नहीं देखा होगा, देखा होगा तो गलत नहीं लिखता, देखता भी नहीं ना बच्चा लोग। काहे जरूरत करेगा देखने के लिए, देख लेगा तो पास ना हो जाएगा, नहीं देखेगा क्या फेल होगा। तो देख वो नहीं करता है, बड़ा महान ना है, कुछ सिर्फ आंसर देता, क्यूज खेलता है। अरे क्यूज खेलने से कुछ नहीं फायदा होगा। हम तो इसलिए डालते हैं वीडियो में के बाद के उस सब पे तो डाल पाते किसी में, ताकि उस वीडियो को बच्चा देख लेगा। ठीक है, लेकिन नहीं काहे देखेगा, अंदाजी में लिखने को गिनती पढ़ने लगता, 1 2 3 4, कोई लिख रहा 1, कोई बी, कोई 3, कोई 4 है। अरे आंसर देख के ना होगा जी। ठीक है, अरे तो कोई गलत है लिख रहा ना तो सोचता है कि ये वाला होगा ही होगा, सब लिखता है। ऐसा मत, अपना भी ना बुद्धि विवेक लगाओ। एक बोला सर सब तो ऐसा लिख रहा है, तो मतलब तू भी लिख दे जा, व्हाट्सएप ग्रुप में लिख ही दे, काहे देरी कर रहा है। तो वो वीडियो भेजा, उसको देखा तो वो मना किया है क्या? बोले ना सर, तो बोला देखा फिर अपना समझ लेना, अभी काटो फोन, क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं रहता। हम बहुत रात में जग के कभी कुछ समय निकाल के तुम लोग के लिए मदद करते हैं, हाँ? और उसके बावजूद आप लोग यदि उसका फायदा नहीं उठाते हैं तो ये आपकी ना गलती, मेरा नहीं है। हाँ, एनुअल रिटर्न बताए थे, कई बार बताए हैं, रेगुलेशन 3 से 9 तक का सब कुछ बताया है। डेंजरस ऑकरेंस को के लिए अलग से ही वीडियो बना दिया है, वो भी CMR प्लेलिस्ट में भी होगा और CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में भी होगा। नोटिस आप एक्सीडेंट का तो ही है। एनुअल रिटर्न में बताए थे, 2-3 बातें बताए थे, तो आधा याद रखा तो आधा ही ना आंसर देगा। हम ये पूछे थे कि एक माइंड बंद हो गया, क्लोजिंग हो गया, क्लोजिंग कोई ना अबंडमेंट बोलते थी, अबंडमेंट बंद हो जाना। ठीक है, तो कितने दिन के अंदर में एनुअल रिटर्न सबमिट करना होगा, ये पूछा था हमने, और हम दे दिया ऑन 1 फरवरी, बी दिया ऑन और बिफोर 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर, सी कुछ हो लिख दिया और डी में कुछ हो लिख दिया, और बच्चा लोग ऑन और बिफोर 1st डे ऑफ फरवरी एवरी ईयर को आंसर लगा था। ये पूछा था क्या मैंने, लिखा था क्या रेगुलेशन 4 में? अरे हम बड़ा प्यार से बताएंगे एनुअल रिटर्न को कि एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में भेजते, कितने में? 3 में भेजते, या उंगली में थोड़ा प्रॉब्लम है उसको इधर बताता, कितना फॉर्म 3 में भेजते और 3 आदमी को भेजते, CIM मतलब चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, और DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, 3 आदमी को। एक जगह परमिशन के लिए बता रहे थे कि चीफ इंस्पेक्टर माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर माइंस से किन किन प्रोविजंस के तहत दोनों से परमिशन लिया जाएगा, तो वहां पे ये एनुअल रिटर्न का भी जिक्र हुआ। तो हम बताए CIM RIM दोनों से लेंगे भैया। तो एक लिखा है सर मिस्टेक हो गया, DM भी है पावला, वेरी गुड। हमको समझ गया कि ये पहली बार देख रहा होगा, क्योंकि जिसने मेरा चैनल देखा वो नहीं लिखेगा, जो नहीं देखा वो लिखता है मिस्टेक। हम CIM RIM से किससे तो वो वाला ना वीडियो था, तो वीडियो का टॉपिक को देख लिया करो, कम से कम क्या चीज पूछा गया। एनुअल रिटर्न तो 3 आदमी देते, हम कई बार बताए, फॉर्म 3 में 3 आदमी देखते, ऐसा कई बार वीडियो में बोले हैं, एक तो नहीं 10 जगह बोलेंगे। CIM RIM DM को देते, फॉर्म 3 में देते, कब देते? ऑन और बिफोर 1st डे ऑफ फरवरी एवरी ईयर, हर साल 1 फरवरी या उसके पहले हमको सबमिट करना। किसके लिए सबमिट करना? लास्ट कैलेंडर ईयर के लिए, प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर के लिए रहता है। 1 जनवरी, जैसे मान लो अभी 2024 चल रहा है, तो हम किसका करेंगे एनुअल रिटर्न, किसका सबमिट करेंगे? 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023, 22 तो नहीं बोल दीजिए, 23, हाँ 23 का करेंगे हम। कैलेंडर ईयर का, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं है, कैलेंडर ईयर का करेंगे। ठीक है, ऐसे ही एक कहां पे है वो फार्म्स अंडर माइंसूल्स का एक वीडियो हम भेजे थे, वहां पे फार्मेटी में जो एनुअल रिटर्न माइंसूल्स के तहत दिया जाता है वो भी कैलेंडर ईयर के लिए रहता है, जो साल 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। अब एक बच्चा बोलता है सर वो तो 20 फरवरी है, उसके पहले जमा करते आप तो 31 दिसंबर बता रहे हैं। तो मैं बोला इसके कान में प्रॉब्लम है लगता है, अब कहा लिखे ऐसे
बच्चों का कमेंट लिखने हमको ठीक नहीं लगता, ओके लिख दिए जा, कब नहीं सुन रहा है तो मेरा गलती है। हम बोले हैं कि 30 जो साल 31 दिसंबर को खत्म होता है उसके लिए फॉर्मेटिव में माइनसूल्स के तहत एनुअल रिटर्न सबमिट किया जाएगा, ये बोला था। ठीक है, तो थोड़ा सुन लिया करो, कमेंट लिखने के पहले ये जानकारी नहीं रहे तो मत लिखा करो, हमको बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि ओके लिख देते जा, क्या करेंगे अब, हम जान रहे हैं। ठीक, तो एनुअल रिटर्न ये हो गया, ये तो नॉर्मल केस हो गया। फिर बताया है रेगुलेशन 4 में एनुअल रिटर्न में कि ओनर चेंज हो गया या माइन से बंद कर दिया, तो आपको ये जो ओनरशिप चेंज हुआ या माइन क्लोज कर दिया उसके 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज में आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। यदि डिसकंटिन्यूस किया है तो डिसकंटिन्यूस के 90 डेज के अंदर विद इन 90 डेज आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। तो हम तो क्लोजिंग वाला ना पूछा था, कहां पूछा था, वो तो 1 फरवरी या उसके पहले हर साल हमको देना है। नॉर्मल केस पूछा था क्या, हम पूछा था कि माइन क्लोज कर दिया है, माइन बंद कर दिया है तो 30 दिन के अंदर देना, ओनरशिप चेंज हो गया तो भी 30 दिन के अंदर देना, यदि डिसकंटिन्यूस किया तो 90 दिन के अंदर देना। तो वो भी नहीं याद रखना होगा कि बस एक लाइन पढ़ लिया तो पास हो जाएगा, आपको डिटेल में सब चीज की जानकारी रखना होगा। मेरा CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट को अवश्य पढ़िएगा, देखिएगा, आप लोग को बहुत फायदेमंद रहेगा। उधर आपका और भी प्लेलिस्ट है, जैसे कि आइसोलेशन स्टाफिंग का, बच्चा लोग आइसोलेशन स्टाफिंग वेंटिलेशन स्टाफिंग को भी मीनिंग नहीं समझता, उसको बताया है। ठीक है, 159 8 में जो वेंटिलेशन स्टाफिंग बनाना है आपको, कौन से टाइप का, एक्सप्लोजन प्रूफ, कौन से डिग्री ऑफ गैसियस में 2 और 3 में, जिसमें स्पॉन्टेनिटी या फायर का प्रॉब्लम हो, वहां पर आपका जो वेंटिलेशन स्टॉपिंग बनेगा वो एक्सप्लोजन प्रूफ होगा। और हम एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टॉपिंग समझा रहे थे, तो एक बचवा कमेंट लिखा कि 159 8 में भी तो 2 और 3 में बनाना है, तो हम समझ गए कि इसका लेवल ऑफ स्टडी या लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। तो आइसोलेशन स्टॉपिंग अलग होता, पर्पज ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग पहला ही वीडियो है आइसोलेशन स्टॉपिंग के प्लेलिस्ट में, वहां एक फार्मूला बताया कैसे 8 पर्पज से आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं, उसके लिए हम एक फार्मूला दिए, जाकर के देखिएगा कभी। और वेंटिलेशन स्टॉपिंग तो अरे इनटेक एयरवे और रिटर्न एयरवे के बीच बनाते हैं ताकि इनटेक हवा और रिटर्न हवा एक दूसरे में ना मिल जाए, तो अलगे अलगे चीज है। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, और जो बच्चा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट 1 2 3 4 है, 4 है, ठीक है, 1 2 3 तो फुल होगा, 4 में कुछ जगह होगा, जिनको जुड़ना है वो 8521807579, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू हैव टू मैसेज मी, व्हाट्सएप मैसेज एंड आल्सो कॉल मी, आई विल शेयर यू लिंक। बट कुछ गड़बड़ लोग जुड़ जाता है, इसलिए हम जो वेरीफाई कर लेते हैं, हम भाषा से बोली से समझ जाते हैं कौन है क्या नहीं है। 49 ईयर्स आप लोग के साथ बिताया है, पता हो जाता है। ठीक है, तो जिनको जुड़ना है ये नंबर को नोट कर लेना, लेकिन बेवजह कॉल नहीं करना क्योंकि हमारे पास समय नहीं रहता है। जिनको आवश्यक है करो, बात किया जाएगा। ठीक, तो ढेर सारी दुआएं, शुभकामनाएं, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, जोर लगाओ, नहीं लगाएंगे फिर फंसेंगे, फिर बोलेंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी तो आएगा लोकसभा के बाद, लोकसभा इलेक्शन के बाद आएगा। पढ़ाई करके रखिए ना, जब ना काम का है, नहीं तो बोलेगा 2 नंबर छूट गया, 1 नंबर, क्या मतलब रहा फिर वो वैकेंसी का, वैकेंसी ढेर आएगा, माइनिंग में वैकेंसी की अभी कमी नहीं है, आप लोग तैयारी करके रखिए। ओके, थैंक यू।